नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, ये संपूर्ण पर्यावरण आपके ईवीएस के एनसीईआरटी पैटर्न पर ऑल कंसेप्ट से हम ये आपके मैराथन क्लास चला रहे हैं। मैराथन वीडियो है, पूरे कंसेप्ट का ये पूरा पर्यावरण के सभी चैप्टरों को बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो ये आपके संपूर्ण पर्यावरण की एक वीडियो आपका मैराथन क्लास आपका पर्यावरण का कंप्लीट कर देगा। तो चलिए इस मैराथन क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पहले चैप्टर की बात करेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्नों की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया साथियों, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं। तो सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो सभी को पता है जो कवक दिया गया है यह जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैव मंडल का अजैविक घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये अजैविक घटक है। और कवक किस में आता है, एक कवक जैविक घटक में आ जाता है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो सभी को पता है एगमार्क का संबंध किससे होता है, गुणवत्ता से होता है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कहलाता है। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। सभी को पता हो, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश की बात करेंगे, सन एनर्जी की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न साथियों दिया गया है, प्रश्न यह है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सभी को पता है ऊर्जा का भू पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण स्रोत आपका सूर्य है। छठवां प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, नीचे कमेंट करके। सभी को पता उत्पादकता हमारे हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। सातवां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा। तो जब मोर किसको खा रहा है, सांप को खा रहा है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे के। मैंने यहाँ पर उत्पादक कौन हो गया, हरे पौधे, कीड़ा क्या हो गया, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया, कीड़े किसको खा रहा है, सांप को हो गया, तृतीयक कौन हो गया, मोर हो गया। तो मोर कौन सा हो जाएगा, तो मोर का पोषण तल क्या होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कहला जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। सभी को पता है यह सहभोजी कहलाता है। नौवां प्रश्न जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है आपकी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र कहलाता है। 10वां प्रश्न जान लेते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता के कहलाते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता के, तृतीय चरण उपभोक्ता के या उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं।
अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करें। आई होप सभी प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को, इस मैराथन क्लास को आपने लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या साथियों डेट्रीटिवोर होता है। कौन सा होता है? तो आपका डेट्रीटिवोर नहीं होता है, शाकाहारी होता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हमारा शाकाहारी कहलाता है। उत्पादक शाकाहारी, फिर इसके बाद शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी कहला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है, क्या पता है कि किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ये सारे पीडीएफ फाइल नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, वीडियो मैराथन क्लास के बाद हम आपको बात करेंगे इस फ्री नोट्स आपको कब मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है साथियों? खाद्य जाल कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है? उष्णकटिबंधीय सदा वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या साथियों मरुस्थल। तो राइट ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र कौन होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वन में विषुवत रेखा आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण परिस्थिति तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाता है। मतलब वह एरिया इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से उसके अनुकूल बन जाता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? सभी को पता है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक ही हमारा इन्वायरमेंट पर्यावरण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण के अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें हम सभी घटक बायोटिक एवं एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सभी को पता हम किसकी बात कर रहे हैं? केचुए की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सभी को पता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा। सभी को पता है कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वो होता है जो हरे पौधों को खाता है। ठीक है, जो शाकाहारी होता है। पहला होता है उत्पादक, इसके बाद शाकाहारी, इसके बाद होता है मांसाहारी। तो उत्पादक तो नहीं आएगा, द्वितीय श्रेणी का कौन कहला जाएगा? सभी कमेंट करेंगे। द्वितीय श्रेणी का जो कहलाएगा, जो टिड्डे वगैरह खाता हो, तो हमारा क्या आ जाएगा? सांप। सांप यहाँ पे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता हमारा प्रथम श्रेणी का हाथी होगा जो हरे पौधे खाता है। ठीक है, और सांप क्या है? हरे पौधे के कीड़े कोड़े टिड्डे उड्डों को खा लेता है। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय श्रेणी का आ जाएगा। और शीर्ष पर क्या आ जाएगा? शेर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है साथियों? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वह सिल्वर आयोडाइड होता है। सभी नोट कर लेंगे। 19वां प्रश्न दिया गया है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या ओमनीओर कहा जाता है। तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को स्क्वेंजर कहा जाता है। जैसे मक्खी, गिद्ध, ये सारे क्या होते हैं? अन्य प्राणियों पर निर्वाह करने वाले क्या हो कहलाते हैं? या अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं। मक्खी हो गया, गिद्ध हो गया, ये क्या कहलाते हैं? स्क्वेंजर। मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, जो अपना पेड़ पौधों पर जीवन यापन करते हैं। वह जैसे मक्खी, गिद्ध, ये सारे हो गए। 20वां प्रश्न जान लेते हैं। परिस्थिति तंत्र का उदाहरण सभी को पता है, तालाब एक महत्वपूर्ण परिस्थिति तंत्र का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। जैविक घटक की बात करेंगे तो सभी यहाँ पे पादप जो हो जाएगा, यहाँ पे जैविक घटक हो जाएगा। बाकी मृदा, वायु, जल यह जैविक घटक नहीं होंगे। तो जैविक घटक देखिए, जिनमें जीवन की उत्पादन की क्षमता होती है वे जैविक घटक कहलाते हैं। जल, वायु, मृदा, ठीक है, ये हमारे अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। बाकी पादप हो गया, जिनमें जीवन के उत्पादन करने की क्षमता होती है, वे हमारे
क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? सभी को पता है जीवाणु और कवक, ये हमारे दो पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। ऐसे जीव साथियों जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर ही अपना निर्वाह करते हैं, वह हमारे जीवाणु और कवक कहलाते हैं, जो अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सभी को पता है कि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये तीनों क्या है? जीवी कारक, लेकिन चट्टान आपका जीवी कारक नहीं होगा। 24वां प्रश्न है, हमारे पर्यावरण के किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सांद्रण यानी घनिष्ठता की बात करेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सभी को पता है नाइट्रोजन की प्रतिशतता बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए सबसे अधिक सांद्रण हमारा नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल पर, लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है और करेक्ट 20.95% है। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.0018% और हाइड्रोजन जो सबसे है 0.001%। साथियों अगला प्रश्न है, यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक की ओर, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता से होगा। देखिए समझने वाली इम्पॉर्टेंट बात है, मेढक टिड्डे को खाता है। मेढक क्या कर रहा है? टिड्डे को खा रहा है। टिड्डा किसको खाता है? पत्तियों को खाता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा कहला गया और मेढक क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। मतलब साथियों प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता को स्थानांतरण हो रहा है। टिड्डा क्या होगा? पेड़ पौधे खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक टिड्डे को खा रहा है तो द्वितीयक हो रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी टिड्डे को मेढक खाना, या टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता का ऊर्जा का जो है स्थानांतरण हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R दिए गए हैं, ट्रिपल R। ये ट्रिपल R कौन कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। सभी को पता है 3 R मतलब रिड्यूज यानी कम उपयोग करना, रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, रियूज यानी पुनः उपयोग की बात करेंगे। और पर्यावरण सुरक्षा की वजह से वन एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1992 में एक नीतिगत बयान में यह 3R की घोषणा की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है 3R की घोषणा किसने की? पर्यावरण व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने की थी। कब की थी? तो 1992 में की थी। अगला प्रश्न है साथियों, मानव पर्यावरण संबंध एक ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है या उपरोक्त सभी? तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मनुष्य की प्राकृतिक वर्णन के साथ दो तरफा भूमिका होती है। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संघटक का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक कंपोनेंट है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है, एक फैक्टर भी होता है। साथियों अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। सभी को पता है 4 में 3 भाग हमारा क्या है? जल है, तो स्वाभाविक बात है हम समुद्र की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में सहायक है। सभी को पता है ह्यूमस निर्माण में उत्पादक भी सहायक होता है, अपघटक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप में फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं या उनमें जड़ें होती हैं। तो आपका कमेंट क्या कहता है? आपका कमेंट कहता है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो सभी को पता है इनमें से प्रतियोगिता का आयोजन जो है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन ओलंपियाड की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत ऑप्शन नहीं करना है, सही ऑप्शन करेंगे ग्रीन ओलंपियाड होगा। इसके बारे में जान लेते हैं।
पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो सभी को पता है पर्यावरण अपघटन के उत्पन्न होने वाले परिणामी जो हमारे बाढ़ और सूखा की बात करेंगे। सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा ये हमारे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। देखिए जल संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश करना, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, क्षरण ये हमारे पर्यावरण की समस्या है। जल का संरक्षण नहीं होगा। अगला प्रश्न जान लेते हैं, समझ लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सारे ये पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मानव पर्यावरण का सभी को पता है धर्म जो है घटक नहीं होगा। बाकी भूमि, समुदाय, परिवार ये हमारे घटक हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, आपका शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण ये हमारे सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो सभी को पता है सदैव ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो सभी को पता है 10% भाग जो है स्थानांतरित होता है। और सभी को पता है 10% का नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है और 10% केवल छोड़ देता है। तो यह 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन में। कब दिया? 1942 में दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं सभी जीव जंतु हैं, भू आकृतिक कारक हैं, जलवायु कारक हैं। तो ये सारे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कहला जाएंगे। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन कहलाता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश कहलाता है। अगला प्रश्न जान लेते हैं, 42 नंबर प्रश्न दिया गया है। आइए स्क्रीन पर समझते हैं और इसका आंसर करेक्ट आंसर जानते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशी होता है। पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है साथियों? तो पर्यावरण असंतुलन का कारण पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी सोच है और प्रयोगवादी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर आपका ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं होगा? देखिए मानव, वायुमंडल, जलमंडल, लेकिन सौर मंडल जो है आपके पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होगा। ये सौर मंडल हमारा किसका घटक हो जाएगा? नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो ये हमारे पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होगा। मानव, वायुमंडल और जलमंडल की बात करेंगे। जलमंडल मानववादी कारकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन के लिए सौर मंडल का अध्ययन नहीं किया जाता, यह सभी को पता है। 10% का नियम देने वाले, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया, लिंडमैन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक स्रोत है। तो पर्यावरण अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, उपरोक्त सभी का यह स्रोत कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संवहन के संबंधित समझना है। ऊर्जा संवहन मैंने आरेख को ध्यानपूर्वक से समझिए और आरेख को सही विकल्प को आपको चूज करके बता देना है।
बकरी मनुष्य शेर सूरज बकरी मनुष्य सूरज बकरी मनुष्य सूरज पौधा शेर। और ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो हम चलिए बात करेंगे जो आरेख दिया गया है सूरज बकरी और मनुष्य। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपके एग्जाम पर आरेख दिया रहेगा, उस आरेख के आधार पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है, हमने ये देखिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य पादप शाकाहारी मांसा अपघटक जो है 1 2 3 4 5 एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ही होता है, ये सभी को पता है। इसलिए सूरज बकरी और यहाँ पर मनुष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक पर्यावरण में आपका उत्पादक उपभोक्ता अपघटक ये तीनों शामिल हो जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सदैव सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ईवीएस एकीकरण है। ईवीएस विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। पर्यावरणीय मुद्दा की बात करेंगे, आपका जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। अब आपको बताना है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा पर्यावरणीय आपका मुद्दा कहला जाएगा, कौन कौन से हमारे पर्यावरणीय मुद्दे कहला जाएंगे। तो सभी को पता है 1 2 और 3 ये हमारे तीनों पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल संरक्षण करना, कचरा का निस्तारण करना और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों हो जाएंगे। तो हमारा जो डी ऑप्शन ये है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों साथियों क्या हो जाएंगे, पर्यावरणीय मुद्दे कहला जाएंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है। कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, व्हेल, चूहा, सांप, गिद्ध। देखिए खाद्य ऐसी जो इनमें से श्रृंखला बताना है साथियों, जो खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं हो। तो घासी मैदान की सभी को पता है, प्लावक, मछली, व्हेल ये घासी मैदान की नहीं है, बाकी ये सारे घासी मैदान की है, जो घास में रहते हैं, घास को खाते हैं, घास में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन प्लावक, मछली, व्हेल ये हमारा ग्रुप नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, सभी को पता है प्लावक, मछली, व्हेल खाद्य श्रृंखला की जलीय क्षेत्र कहला जाएगा। प्लावक एक सूक्ष्म घास होता है जो मछलियों का आहार होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत, सभी को पता है, हम सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे, सौर ऊर्जा की बात करेंगे। ह्यूमस निर्माण में सहायक, सभी को पता है ह्यूमस निर्माण में सहायक आपके अपघटक होते हैं। कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। अपघटक जो होते हैं ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है साथियों, सभी को पता है, अत्यधिक चारण का परिणाम हमारा मृदा अपरदन होता है। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, 55 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। नदी मुहाने के लक्षण क्या होते हैं, तो ताज़ा खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या क्या होंगे। वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा, जल चक्रण पर प्रभाव होगा, मृदा अपरदन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आपके 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी को पता है कि वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या होगा कि वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास विनाश होंगे, जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ेगा और मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये हमारे सही हो जाएंगे तीनों ऑप्शन, अर्थात हम डी ऑप्शन की ओर बात करेंगे। अगला प्रश्न है जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, तो सभी को पता है जल चक्र को हमारे वन जो होते हैं वह नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है, वह कहलाती है जैव सांद्रण। खाद्य श्रृंखला द्वारा जो घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। जैव सांद्रण में पर्यावरण के किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है
इनमें से कौन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो सभी को पता है कागज, कपड़ा धातु नहीं है, लेकिन प्लास्टिक साथियों हानिकारक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि पेड़ों की कटाई घटाती है। तो पेड़ों की कटाई जो है कौन घटाता है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन, उपरोक्त सभी। तो पेड़ों की कटाई से वर्षा भी घटती है, मृदा अपरदन, भूस्खलन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखिए सभी को पता है मृदा अपरदन नहीं घटेगी, मृदा अपरदन बढ़ती है, ठीक है, भूस्खलन भी बढ़ता है, अर्थात पेड़ों की कटाई से घटता क्या है? तो वर्षा घटती है। बाकी ये सारे। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है साथियों कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली या प्रतिस्पर्धा। सभी को पता है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है, पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चांद प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा या वचनी देवी। अब देखिए यहाँ पे अर्चना ना दे के वचनी देवी दे दिया गया है। तो सही ऑप्शन जो सही नाम दिया गया है जो आपको देखिए यहाँ पे श्याम प्रसाद बहुगुणा दे दिया, जबकि यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चिपको नारा, चिपको का नारा जो दिया गया था चिपको आंदोलन से संबंधित है और सभी को पता है इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है। तो पर्यावरण के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को वर्तमान उत्तराखंड में हुआ। बहुगुणा को चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने के लिए विरोधी आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता था और भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संरक्षक सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों का ही नतीजा है कि आंदोलन के बाद 15 सालों तक के लिए उत्तराखंड सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिया था। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वर्तमान की सरकार ने कितने सालों तक पेड़ काटने का पाबंदी किया था उत्तराखंड में? तो वह है साथियों 15 सालों का। अगला प्रश्न दिया गया है 16वां प्रश्न है साथियों 63 नंबर यह क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 500 प्लस हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और सभी कंसेप्ट का यह मैराथन क्लास है। तो मैराथन क्लास को जीवंत बनाए रखें, लाइक शेयर करते रहें। साथियों इनमें से अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता, किसे नहीं माना जाता है? तो अजैविक पर्यावरण। देखिए अजैविकता की जहाँ भी बात की जाती है तो सभी जानते हैं वायु, पानी, मिट्टी आ जाएगा, लेकिन पौधे नहीं होगा। तो अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में पौधे को नहीं माना जाता। पौधा एक क्या हो जाएगा? सभी को पता है ये जैविक के साथ आ जाएगा, अजैविक के साथ नहीं आ जाएगा क्योंकि यह इसमें जीवंत होता है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना करने वाले महान आपके वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट हमारे अर्नेस्ट हेक्ले साहब जी हैं। जी हाँ, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेक्ले ने की थी। साथियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक बार है पूछा गया प्रश्न है और 1869 को इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। और इकोलॉजी शब्द जो है 2 ग्रीक शब्द हैं, आप देख सकते हैं ओइकस और हाउस, यानी घर और लोगोस स्टडी अध्ययन में मिलकर बना हुआ है आपका कौन सा? इकोलॉजी। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जैविक कारक, आवास, जैविक कारक, अजैविक कारक या अजीवित कारक। सभी को पता है साथियों जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग, जीवित भाग मतलब जैविक कारक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका पर्यावरण भूगोल, यानी भूगोल से संबंधित नदी, पहाड़, आपके तारे, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सारे से प्रश्न हम बात करेंगे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से साथियों 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है कमेंट करके बताएंगे। साथियों जो उत्तरी तारा होता है उसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला यह प्रश्न है कि टाइटन जो है
किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो सभी को पता हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, शनि की। शनि ग्रह का टाइटन जो है यह प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है साथियों, मकर रेखा है, मकर रेखा सभी को पता है 23.5 डिग्री ओएस की बात करेंगे। अक्षांश, जिसे हम अक्षांश कहते हैं, और सभी को पता है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा, किस दिन को होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन साथियों 22 दिसंबर को होता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सूर्य से निकटतम जो ग्रह साथियों वह सभी को पता है हमारा बुध ग्रह कहलाता है। और सभी को पता है क्रम, बुध, शुक्र दूसरे नंबर पर, पृथ्वी तीसरे, मंगल चौथे, बृहस्पति पाँचवें, शनि छठवें, अरुण सातवें और वरुण आठवें पर है। ये सूर्य की नज़दीक की दूरियों की बात कर रहे हैं। सबसे दूरी सूर्य के वरुण ग्रह पड़ता है। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यामनोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामनोत्तर रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम जो होता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारा वृष्टि कहलाता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। आठवां प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है। तो टूटता तारा उल्का क्या है साथियों? सभी को पता है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऐसे उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल के घर्षण के कारण वो आग पकड़ लेते हैं, जिसे हम टूटता तारा या उल्का पिंड कहते हैं। 9वां प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न है, दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन रात होने का प्रमुख कारण कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा गया है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से शुक्र ग्रह को कहा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न यह दिया गया है साथियों कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा होता है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ये ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण जब होता है साथियों जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है। चंद्रग्रहण कब होगा? पृथ्वी इधर होगा और सूर्य की छाया जो है कहाँ पर पड़ेगी? सभी को पता है चंद्रग्रहण कब होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रग्रहण पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के बीच होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के बीच होता है। पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है। देखिए चंद्रग्रहण, जब चंद्रग्रहण कब होगा सभी को पता है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच होता है या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है। देखिए पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है, ये सूर्य है, इसके बीच क्या है? पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तभी चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो तारे का वर्ण निम्नलिखित में से ताप का सूचक हो जाता है। और सभी को पता है यदि कोई तारा लाल रंग दिखाई देता है तो उसका तापमान
30,000 केल्विन होगा। और अलग अलग तापमान वाले यहाँ पे तारों का रंग होता है 33,000 से और आपके 40,000 केल्विन तक के ऊपर वाले तारों का रंग नीला होता है। और 10,000 से लेके 30,000 केल्विन तक के बीच तापमान तारों का रंग नीला प्लस श्वेत मिश्रण का रंग दर्शाता है। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष से हजारों किलोमीटर तक फैला है। कौन सा दोस्तों? तो सभी को पता है शनि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह आपके कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रह, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो इसको ही आकाश गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी के जो निवासी हैं वह विंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। और ये सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारा है। अंग्रेजी में इसे अर्सा मेजर, ग्रेट बियर या विग बियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे विंग नहीं है, डिपर नहीं, यहाँ पे बियर है, मिसप्रिंट हुआ है, या आपको नोट कर लेना है। विग बियर या आपको नेट कर लेना है, यानी बड़ा चमचा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। बिग विंडर मतलब क्या होता है? बड़ा चमचा। पश्चिमी निवासी क्या कहते हैं? विग डिम्पर कहते हैं। और जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसे अर्सा मेजर या बिग बियर भालू कहते हैं, लेकिन पश्चिमी निवासी से बड़ा चमचा यानी विग डिम्पर कहते हैं। तो ये सही दिया गया है, ठीक है। तो समझ का फेर है। आपने प्रश्न को समझ लिया तो आंसर करेक्ट दे लिया, नहीं समझ पाया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सभी को पता है बीटा सेंचुरी की बात करेंगे, या प्रोक्सिमा कौन सा हो जाएगा? तो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा साथियों प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, ये नोट कर लेना है। इस जो सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? नोट कर लेंगे। सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, यह आपको नोट कर लेना है। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार होती है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना या क्रीट कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो सभी को पता है 8 मिनट, यानी 8.3 मिनट के आसपास पहुंच जाता है। करेक्ट टाइम की बात करेंगे। और पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग आप लोग यहाँ पर कितने मील है आप लोग गिनती कर सकते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जो दीप्तमान रहता है। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर की बात करेंगे। इसका तापमान साथियों 58,000 केल्विन या 60,000 सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सभी को पता है सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर शुक्र होगा। बुध क्यों नहीं है, आइए जान लेते हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत सतह तापमान 7,350 केल्विन है।
शुक्र वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी कारण से इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहा जाता है। बुध सूर्य से कौन सा ग्रह, तो सभी को पता है बुध सूर्य से पहला ग्रह कहलाता है अगर बात करें। और यह दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी कि यह पृथ्वी का 18वां भाग के बराबर है। और बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैसिर 10 है, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक कौन सा है, तो आकार के अनुसार अगर शुक्र की बात करेंगे तो 6वें नंबर पर आता है। आकार के अनुसार पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, 5वें में पृथ्वी आता है, 6वें में शुक्र, 7वें मंगल और 8वें में बुध आता है। तो आपको ये नोट कर लेना है, बा, शा, आ, वा, प्रा, शु, मन, बुध। अब यहाँ पे इस आप निकाल सकते हैं कोई भी कि बस में आवागमम, बस में आने वाला, प्रांशु, मंद बुद्धि। क्या नोट कर लेना है, बस में आने वाला, प्रांशु, मंद बुद्धि। इतना नोट कर लिए, आज आपको याद हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, तो शुक्र सभी को पता है सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा जो शुक्र ग्रह है 225 दिनों में करता है, लेकिन बुध कितने दिनों में कर लेता है, हमने पिछले आपको बताया भी था। कितने दिनों में कर लेता है, कमेंट करें। 84 दिनों में। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र ग्रह का साथियों कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो शुक्र साथियों सूर्य से सभी को पता है दूसरे नंबर का ग्रह कहला जाएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर के आसपास है। परिधि मतलब सभी लोगों को पता है ये जो आवरण होता है, वृत्त का परिधि क्या कहलाता है, चारों तरफ का आवरण। वैसे ही परिधि पृथ्वी की 40,000 किलोमीटर है, आप लोग सोच सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है, तो अभी हमने बात किया था 5वें नंबर का ग्रह, या 30वें नंबर पर है या पहले पर है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर ना बड़े ग्रह में पूछा रहा है ना छोटे ग्रह में, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी से क्रमांक पर हमारा तीसरा आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल चौथे में आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी को किस नाम से और जाना जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पापू, ये आपको ध्यान है, बापू न करके पापू, आपको यह ट्रिक याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह कौन सी है, तो लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो कठोर सतह लिथोस्फीयर कहलाती है, यानी स्थल मंडल हिंदी में जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर स्थल मंडलीय संघटक की रचना के तत्व खनिज, शैल तथा मिट्टी। स्थल मंडल समस्त ग्लोब के क्षेत्रफल का लगभग 29% आपका भाग कहलाता है, जिस पर लोहा 35.3%, ऑक्सीजन 3.3%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13% और निकिल 2.4% और गंधक 1.9% की बात करेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूर्य ग्रहण साथियों कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। जब चंद्रमा क्या हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच का कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए। तो क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी हैं, पृथ्वी में देखते हैं, और सूर्य के जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा की सूर्य की छाया जो है चंद्रमा आने नहीं देता है, रोक लेता है, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच किसका आना, चंद्रमा का आना। और चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी या सन्निकटता कितने हैं,
तो सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटन साथियों 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। यह लगभग आपका न्यूनतम सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आप लोग 3,84,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना हुआ है? तो फेल्ड स्पर से बना हुआ है। पृथ्वी की परपटी यानी क्रस्ट ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है और परपटी का आधा भाग आपका फेल्ड स्पर से बना हुआ है। यह रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक बौना ग्रह नहीं है? तो मंगल एक बौना ग्रह नहीं है, बाकी ये तीनों बौने ग्रह के कैटेगरी पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सभी को पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, लेकिन आकार के संदर्भ में बताना है। तो आकार के संदर्भ में साथियों मंगल का स्थान 7वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगा। आकार के संदर्भ में मंगल हमारा 7वां स्थान रखता है। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे मंगल जो है इनमें से सबसे छोटा ग्रह आ जाएगा, क्योंकि 7वें स्थान पर मंगल है। मंगल से छोटा फिर आपका बुध कहलाता है, लेकिन बुध तो नहीं दिया गया। पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून ये सारे मंगल से बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ये द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है। और द्रव्यमान के अनुसार अगर देखें, यह तो अवरोही क्रम है, लेकिन द्रव्यमान के अनुसार बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा ग्रह आपका मंगल हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है? सभी को पता मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी ये तीनों आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन आपका शनि आंतरिक ग्रह नहीं होगा। देखिए आंतरिक ग्रह वे होते हैं जिनकी संरचना चट्टानी या स्थलीय या इनकी कुल संख्या 4 है। ये भी जान लेता, आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है और ये मोटे तौर पर किस प्रकार के होते हैं? अपरिवर्तनीय खनिजों से बने होते हैं। और ये चारे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। इनमें से 3 मौसम उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त वातावरण भी रखते हैं। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह? तो सभी को पता है यहाँ पे किस ग्रह के अधिकतम है। तो अभी तो वर्तमान में सभी को पता है कि सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रह किसके हो गए? तो शनि के हो गए हैं। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। पहले बृहस्पति था लेकिन अब शनि हो गया है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण दोस्तों यहाँ पे सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है। आकार के संदर्भ में देखें तो हमारा शनि का बृहस्पति के बाद दूसरा स्थान होता है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो सभी को पता है प्लूटो, बुध, बृहस्पति, शनि। तो बृहस्पति है, शनि है, लेकिन प्लूटो को बौना ग्रह से कहकर भी संबोधित किया जाता है। और यम यानी प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? क्लाइड टोम्बो ने की थी। प्लूटो को सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 से प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। प्लूटो अपनी कक्ष वरुण, नेपच्यून की कक्षा से ओवरलैप करती है। प्लूटो, सीरीस, सिरान और इरिस को बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। यूरेनस सूर्य से ग्रह हैं, तो यूरेनस साथियों सूर्य से हमारा 7वें नंबर का ग्रह हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच होकर गुजरती है। किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो सभी को पता है कर्क रेखा भारत के आधे हिस्सों में से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों पर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किसका होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है यह प्रक्रिया जो होती है, और 22 दिसंबर के फिर यह 21 मार्च तक चलता है। तो ये सारी चीज़ें, भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो जाता है। 21 जून आपको याद रखना। और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। दक्षिण गोलार्ध की अगर बात करें, ये भी आपको याद रख लेना, बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होता है। देखिए पूरा कंफ्यूजन मैं क्रिएट कर देता हूँ। साथियों 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और केवल 21 मार्च 23 सितंबर को अर्थात बसंत विषुवत शरद विषुवत को समस्त भूमंडल में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन हमने बात किया 21 जून की बात कर रहे हैं। कौन से ग्रह को लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है? सभी को पता, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर की सबसे पहली खाई कौन सी है? तो जावा की खाई। हिंद महासागर की सबसे पहली खाई जावा या सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। गर्त या खाई महासागरी नितल के काफ़ी नीचे गिरती है। इनमें से कौन सा कायंत्री शैल का उदाहरण है? तो कायंत्री शैल का उदाहरण आपका संगमरमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट इसमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पैगमेटाइट। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आपका आग्नेय चट्टान कहलाती है। स्लेक्टाइट एवं स्लेक्टमाइट में आपका निक्षेपण होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। CaCO3 की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल होती है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के नीचे जब आपका ये लावा निकलता है, तो जो ये पृथ्वी पर ये बैठ जाता है पत्थर, उसको क्या कहा जाता है? इसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है। क्या ना, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो उससे निकलते हैं पृथ्वी पर जो बैठ जाता है उसी जगह पर, तो वह मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वह एल्युमिनियम धातु है। नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पपड़ी कहा जाता है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती तो उनसे क्या बनता है? नाइस बनता है। जियोलाइट क्या है? तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इसे ही जियोलाइट कहा जाता है। जियोलाइट एक प्रकार का धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। संगमरमर की एक कायंत्रित चट्टान है। किसकी एक कायंत्रित चट्टान है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। तो संगमरमर की एक कायंत्रित चट्टान है, किसकी है? तो चूने के पत्थर की एक कायंत्रित चट्टान कहला जाएगी। इनमें से कौन सा आग्नेय शैल नहीं होगा? इनमें से आपका जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये तीनों आग्नेय हैं, लेकिन आपका डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं आग्नेय? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये आग्नेय शैलें हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो ग्रेनाइट आपकी आग्नेय प्रकार की शैल कहला जाएगी। शैल यानी चट्टान की बात कर रहे हैं।
मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? तो आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इनमें से कौन सी औषधि सेल है? तो सभी को पता है जो आपका सेल है यह औषधि सेल कहला जाएगी। कैसे? क्योंकि पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से औषधि चट्टानें निर्मित होती हैं और संपूर्ण भूप्रॉपर्टी के 75% भाग पर औषधि चट्टानों में शैल, चूना पत्थर और कांगलोपरेट आदि हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? तो सभी को पता है संगमरमर एक कायांतरित शैल कहलाती है। कायांतरित शैल उच्च तापमान, दबाव या दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और औषधि शैल के मूल रूप से परिवर्तन होते हैं और ये संगमर, अभ्रक, हीरा, क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। जबकि आग्नेय शैलें के एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिचस्टोन हैं। ये सारे किसके हैं? आग्नेय के हैं। रिक्टर पैमाना की तीव्रता नापी जाती है, किसके नापी जाती है? तो भूकंप की नापी जाती है और रिक्टर पैमाने में 0 से लेकर 9 अंक तक के अंकित होते हैं और बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप को दर्शाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। भूकंप मापा जाता है, रिक्टर पैमाने में भूकंप को मापते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सभी को पता है शॉर्ट सर्किट लगने वाली आग प्राकृतिक आपदा नहीं होगी। भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये तीनों प्राकृतिक आपदा की कैटेगरी पर आ जाएंगे। सुनामी का कारण क्या है? तो समुद्र तल से भूकंप, समुद्र तल में जब भूकंप होता है तो उसे सुनामी का कारण दिया जाता है। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की परत के भीतर का जो हलचल है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी को पता है भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करते हैं किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों को निरूपित किया जाता है। वायुमंडल का प्रमुख हिस्सा जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह कहलाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैवमंडलीय परिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस ये सारी मंडल जो है क्षोभ मंडल पर होता है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान की ऊंचाई 1 किलोमीटर से 6.50 डिग्री सेल्सियस के दर से यह घटता जाता है। सुनामी नाम किसे दिया जाता है? समुद्र के नीचे जो तरंगें होती हैं उसे सुनामी नाम दिया जाता है। और वायुदाब मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? वायुदाब मापने वाला जो यंत्र है वह बैरोमीटर कहलाता है। और थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान है। सिस्मोग्राफ भूकंपी तीव्रता है और हाइग्रोमीटर होता है वह वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यह किरण आपकी समताप मंडल कहलाती है। पृथ्वी की वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वातावरण में ओजोन सतह की जब भी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन परत या समताप मंडल कहते हैं। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 99% भागों पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो सभी को पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का विस्तार है। 78% लगभग आपका नाइट्रोजन है और 21% लगभग आपकी ऑक्सीजन गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? तो सभी को पता है 78.09%। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। या करेक्ट जो ऑक्सीजन है अभी फ़िलहाल में 20.95% है। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है।
हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना से अधिक है? तो वह गैस है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत पर पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, आर्गन, जल वाष्प भी यह साथ में मौजूद रहते हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी यानी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह आने से रोकता है? तो वायुमंडल का ऐसा प्रकाश हमारा कहलाता है साथियों समताप मंडल कहलाता है। जलवायु और मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस संस्तर में होती हैं? तो ये जब भी जलवायु मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन वायुमंडल के आपके क्षोभ मंडल पर जो सबसे निचली परत पर होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? तो देखिए सबसे कम की बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, क्योंकि आर्गन का 0.93% है, ऑक्सीजन का 21 है और नाइट्रोजन का 78 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। वातावरण की सबसे गर्म परत हमारी थर्मोस्फीयर कहलाती है। वातावरण की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है, पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मध्यमंडल यानी कि मध्यमंडल को हुई आपका मेसोस्फीयर कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो सभी को पता है समताप मंडल। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित या संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही साथियों वर्षा कहा जाता है। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? तो वह कहलाती है आयन मंडल। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सभी को पता है महासागरों में ऐसा लवण जो सर्वाधिक मात्रा में पाए वह साथियों सोडियम क्लोराइड कहलाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि मृत सागर क्या है सब? तो मृत सागर यहाँ पर क्या होता है सभी को पता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है मृत सागर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3 है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो बहुत ही आसान सा प्रश्न ये है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? सभी को पता है जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो ऐसा महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, ये ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में पूछा जाता है प्रश्न। ये है साथियों ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर की बात करेंगे। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आपको बताना है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सभी को पता है प्रशांत महासागर ऐसा महासागर है जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कहलाता है। इसका प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार और औसत गहराई 4572 मीटर है, चौड़ाई 16,785 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो मरीना की खाई साथियों विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मानी जाती है। नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़ना है और सही ढंग से उत्तर देना है।
खेती का विवरण क्या दिया गया है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस, अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। वह राख भूमि को उर्वरक बना देती है। तो इतना 2 ही लाइन आपने पढ़ा होगा और आपको पता चल गया होगा झूम खेती के बारे में बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गर्म एवं ठंडी समुद्र धाराएं किसके कारण चलती है? तो सभी को पता है कि प्रचलित हवा, पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री तल के घनत्व के परिवर्तन। तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पे सही है। सभी विकल्प के द्वारा गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं चलती हैं, प्रचलित हवाओं के द्वारा भी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण भी। देखिए महत्वपूर्ण आपके 7 कारण हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, वायुदाब, पवन, वाष्पीकरण, वर्षा, घनत्व, प्रवणता, तापांतर और महाद्वीपीय तटीय बांध और जलधाराओं में दिशा निर्धारण का एक घटक होता है। झूम खेती होती है, सभी लोग जानते हैं किस राज्य पर? मेघालय राज्य पर झूम खेती होती है। और झूम खेती के बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले से बता चुके हैं विथ डिटेल्स। पेड़ों की कतारों के बीच के फसलों के उगाने वाले को क्या कहते हैं? तोंग्या प्रणाली। जी हाँ, पेड़ों की कतारों के बीच फसलों को उगाने की प्रणाली को तोंग्या एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ों पर खेती। इसके बारे में 1890 में डॉक्टर ब्रांडिस ने बताया था कि पेड़ों के बीच बीच में पौधे या फसलों को उगाया जा सकता है और ये प्रणाली जो है पहाड़ी इलाकों में लगाई जाती है। जब पेड़ बड़े व घने हो जाते हैं तो विरल जगह पर फसल उगाते हैं और झूम कृषि पेड़ों को काट कर करते हैं। ये जंगली क्षेत्र में किया जाता है। इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? सभी को पता है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किया जाता है। लगभग 40 से 45 भाग पर जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग जो है किया जाता है। ये सारे मिट्टी का हम डिटेल के साथ बताएंगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में। ये आपका मैराथन क्लास है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण किसका द्वारा होता है? लावा द्वारा होता है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल जो है उगा रहा है। ऐसे करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? तो बार बार जो है उर्वरक कीटनाशक अधिक प्रयोग कर रहा है तो उसकी फसल क्या हो जाएगी? उसकी ज़मीन या खेत या मृदा बंजर हो जाएगी। कार्की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो कार्की रूप से देखा जाए तो शुष्क मिट्टी की विशेषता यह है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक हो जाती है। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो सभी को पता है जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में जल धारण या जल ग्रहण करने की, अधिक समय तक वाष्पीकरण से रोकने की क्षमता होती है। चिकनी मिट्टी क्यों होती है? क्योंकि सभी को पता है चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.002 से कम होता है। ये भूरे रंग की होती है जो प्राय नदियों के किनारे देखने को मिलती है। रबी की फसलें अगर पूछा जाए तो चना हो गया, गेहूं हो गया, ये रबी की फसलें कहलाती हैं। और सभी को पता है गेहूं हमारा कौन सी खरीफ की फसल में आ जाता है। ठीक है, तो रबी की फसल चना हो गया, गेहूं हो गया, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है, वह रबी की फसलें कहलाती हैं। और जून जुलाई में बोई जाने वाली, सितंबर अक्टूबर में काटने वाली, वो खरीफ की फसल कहलाती है। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो सभी को पता है हम वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे। बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट उर्वरक उपयोगी माना जाता है। और बागवानी कृषि के अंतर्गत फल, सब्जियां, कंदमूल, फूल आदि यहाँ पर उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें उद्यान या इनमें से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो खरीफ की फसल हमने आपको बात किया, किसकी बात कर रहे हैं? सितंबर अक्टूबर में, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है खरीफ की फसल। और अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्टूबर सितंबर में खरीफ की फसलें कटाई शुरू हो जाती है।
काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कछारी जलोढ़ मृदा की सबसे विस्तृत मृदा 40% है। खादर व बांगर इसी के रूप में होती है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया है, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर देखा गया है, चावल पर देखा गया है। किसका, गेहूं पर, सॉरी किस पर देखा गया है, गेहूं की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, गेहूं की बात कर रहे हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की सबसे अधिक लाभ गेहूं को हुआ है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, अभी हमने किसकी बात किया, नॉर्मन बोरलॉग की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होती है, तो रागी की फसल। जो शुष्क भूमि होती है वहाँ पे रागी की फसल उपयुक्त होती है। शुष्क भूमि ऐसी भूमि साथियों जहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसलें आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं और रागी फसल उपयुक्त मानी जाती है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो झारखंड में लाख का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हमारे देश में किन स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो हमारे देशों में साथियों सभी को पता है लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य पर स्थित है। जायद कृषि की अगर बात करें किस ऋतु तक होती है, तो जायद की फसल जो होती है अप्रैल से जून तक होती है। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर पर पाई जाती है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है, यह एंडीज में पर्वत है, एंडीज पर्वतों में पाई जाती है। एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा गया है, विलुप्त ज्वालामुखी। जब विलुप्त हो चुका है तो फिर से फूटने की उम्मीद यहाँ पर नहीं हो जाती है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है, तो ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण कहला जाएगी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट केटू है, सभी को पता है। भारत में स्थित हिमालय सबसे ऊंची माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन, यह चोटी जम्मू कश्मीर के काकाकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत की माउंट केटू है। इनमें से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का भाग कहलाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848 है अर्थात लगभग 8900 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। यह आपके साथियों 4 कथन महत्वपूर्ण दिए गए हैं। तो सही कथन है कि माउंट एवरेस्ट यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है, तो यह समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार कहलाता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत परतदार पर्वतों का उदाहरण हो जाता है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, तो भारत के हिमालय के क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य पर है, सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, तो नंदा देवी चोटी किस राज्य पर है आपको कमेंट करके खोज करके बताना है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो जब भी माउंट आबू की बात करते हैं तो आपके अरावली जो पहाड़ियां हैं वह नाम आ जाता है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान पर एक स्थित पर्वतमाला है।
भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत मानी जाती है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है नाथुला दर्रा इंडिया पर स्थित है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली के पहाड़ियाँ हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो सभी को पता है टुंड्रा। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का दूसरा नाम है। ड्रैकेनसेनबर्ग जो है पर्वत जो है किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका पर ड्रैकेनसेनबर्ग पर्वत देश से स्थित है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल टकला का मकान कहलाता है। वैसे गोबी का मरुस्थल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टकला का मकान गलत दिया गया है। और जब आपका आंसर इसी प्रकार गलत होता है तभी हमारा क्या है नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। जब कभी को पता है हम, ठीक है, 120 सही कराते हैं और स्कोर होता है 121 हो जाता है, तो यही हो जाता है नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पर गोबी की बात करेंगे। गोबी मरुस्थल चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया पर स्थित है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश पर है? सभी को पता है चिली देश पर है। चिली दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक लंबा और सकरा देश है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? मालाबार कहलाता है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो सऊदी अरेबिया में भी आता है। गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से राज्य कौन कौन से सम्मिलित है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है राज्य सम्मिलित हैं। इनमें से किन नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सभी को पता है सुवर्ण रेखा ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है सुवर्ण रेखा। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से स्थित नगड़ी गांव के रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। और ताप्ती, नर्मदा, सिंध नदियाँ, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में सांगपो नदी और भारत में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पिंडारी ग्लेशियर की बात करेंगे। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ये एक नगर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। इन नदियों के संगम के बाद इस नदी के आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी सभी को पता है। भारत में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, सभी को पता होगा। अमरकंटक की बात करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है तो सभी को पता है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, जिसकी टोटल लंबाई 25 किलोमीटर है। और गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, टोन, सोन, रामगंगा, बागमती, कोसी है। और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो सभी को पता है देवप्रयाग, हमने बताया भी था पिछले प्रश्न पर। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने का स्थान पर जहाँ गंगा बनती है वह देवप्रयाग है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी बड़े क्षेत्र का नदी निर्माण करती है? तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में से ऐसी नदी जो देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है वह है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे और इसका निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सी नदी का मुहाना या डेल्टा नहीं है? तो तापी का नहीं है, बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी इन तीनों को मुहाना डेल्टा है, लेकिन तापी नदी का आपका नहीं है।
तापी नदी क्या है, डेल्टा का निर्माण करती नहीं है, यह एस्चुरी बनाती है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो सभी को पता है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सभी को पता है सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना की बात करेंगे। रेगिस्तानी ओक के बारे में सभी को पता होगा। रेगिस्तानी एक ओक वृक्ष है, यह कहाँ का वृक्ष है आप सभी लोग जानते हैं कि सभी को पता है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें की ऊंचाई लगभग 30 गुनी होती है जितना पेड़ होता है, और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, यानी ABC तीनों हैं। और ये वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता, यह कथन गलत है। तो ABC ये हमारे 3 कथन। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो कैक्टस ऐसी वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों पर पाई जाती है। इनमें से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, तो सभी को पता है सहतूत आपका सदाबहार पेड़ नहीं है, बाकी नीम, इमली और बबूल ये सदाबहार पेड़ हैं। सदाबहार पौधे या पेड़ वे वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम के पत्ते होते हैं या हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन वृक्षों को अलग है जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देता है, तो सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं कहलाएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में कि एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई ज़मीन के भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो सभी को पता है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया पर पाया जाता है, ना कि आबू धाबी पर। इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो ऐसा क्षेत्र जो भारत का हो और उष्णकटिबंधीय सदाबहार से ढका हो वह होता है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है जिस पर सबसे ज़्यादा समुद्री के किनारे मैंग्रोव वन होता है, तो मैंग्रोव वन किस राज्य पर समुद्री की इलाका सबसे ज़्यादा है, वह है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र कहला जाता है और यह समुद्री तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहलाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो भारत का दिल कहा जाता है और सभी को पता है सर्वाधिक यहाँ पर वन पाए जाते हैं। और मैं बता देता हूँ साथियों, ISFR 2015 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश है जहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र 77,462 वर्ग किलोमीटर है और यह देश का 11.03% वनाच्छादित है। और दूसरे पर अरुणाचल है और तीसरे पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर आता है। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं, तो आर्किड की बात करेंगे सिक्किम। और आर्किड समझ लेते हैं, आर्किड एक पौधे का कुल है जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। आर्किडों की संख्या लगभग 450 प्रजातियां हैं और 15,000 जातियां हैं। भारतवर्ष में आर्कटिक पहाड़ी प्रदेशों में जैसे हिमालय और जयंती पर्वत, खासी जयंती पर्वत, कीड़े कैनाल, नीलगिरी पर्वत में पर होते हैं और ये बहुतायत आपके सिक्किम राज्य पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ऊर्जा एवं संसाधन से संबंधित इस टॉपिक पर हम प्रश्न करेंगे। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG एक स्वच्छ ईंधन है, LPG एक उच्च ऊष्मीय मान है, LPG नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता। तो डी ऑप्शन आपका संदर्भ सही नहीं दिया गया है। CNG का संक्षिप्त रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का संक्षिप्त रूप है और इसका फुल नेम भी है। LPG किसका संक्षिप्त रूप है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG संक्षिप्त रूप कहलाता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, तो पशुमल, जैव कचरा, मानव मल, ये तीनों बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होते हैं, लेकिन खनिज तेल आपका प्रयोग नहीं होता है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो आपके पिलानी सर्व। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र
पिलानी अर्थात राजस्थान में कब हुआ था? 1962 में स्थापित हुआ था। अब अगला प्रश्न देख, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा कहलाएगा? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपके कौन सा कहलाएगा? सभी कमेंट करें, पौधे कहला जाएंगे। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापना होता रहता वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पौधे, गोबर गैस, जल, वायु आदि। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? तो पर्यावरण का सुरक्षित ईंधन सभी को पता है किसकी बात कर रहे हैं, ना तो डीजल की बात करेंगे, ना ही लकड़ी की बात करेंगे, ना ही केरोसिन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? पहले बॉक्स में क्या डाला? सूरज, पानी, वायु के नाम की स्लिप डाली। तो सूरज, पानी और वायु ये हमारे कौन से संसाधन कहलाते हैं? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो राजस्थान के बाड़ेमर जिले पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। और यहाँ पर पेट्रोलियम आपके बाड़ेमर जिले के मंगला क्षेत्र पर केयर्स इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई जाती है। प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं? प्राकृतिक संसाधन हमारे जल, खनिज, लकड़ी ये सारे हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊर्जा अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब जिसका क्षय ना हो सके? देखिए आपको पता है अक्षय संसाधन नहीं है। देखिए सूर्य अक्षय है, जल अक्षय है, वायु अक्षय है, लेकिन पेट्रोलियम अक्षय नहीं है। पेट्रोलियम कुछ दिनों में खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो अक्षय संसाधन नहीं है, क्षय संसाधन में आ जाएगा। अक्षय संसाधन जिसका कभी क्षय ना किया जा सके, सूर्य, जल, वायु, जब तक जीवन है ये तीनों, क्योंकि इन तीनों पर ही जीवन निर्भर करता है। निम्नलिखित में से विषम को चयनित करना है। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा ये सम है, लेकिन यह प्राकृतिक गैस हमारा ये विषम ऊर्जा, विषम आपका चयनित टॉपिक कहलाएगा, विषम ऑप्शन कहला जाएगा। कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो वैकल्पिक स्रोत सभी को पता किस ऊर्जा का है? जल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, क्योंकि वाटर एनर्जी या जल ऊर्जा का, जबकि आपकी एलईडी हो गया जिसे सोडियम लैंप कहते हैं, एलईडी लाइट, आपका एमिटिंग डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश सुसज्जित करता है, और लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य यह बैटरी है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो अपारंपरिक और नवीनीकृत है, दोनों समझना। देखिए पारंपरिक नवीनीकृत और अपारंपरिक नवीनीकृत समझना है। तो भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ना तो आपका पारंपरिक है और नवीनीकृत यह संसाधन कहला जाता है। मतलब समझना है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक है, नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। ये ऊर्जा एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए आपका अपारंपरिक कहलाता है। और भारत में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख, तापमानी झारखंड, खम्मत, तेलंगाना भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कौन सी ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो सभी को पता है सौर ऊर्जा ऐसा स्रोत है जो कभी पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? सीएनजी का वाहनों पर होता है। किस पर होता है? वाहनों और उद्योगों दोनों पर किया जाता है। अब 5वें टॉपिक की बात करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। मैराथन क्लास है, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि हर एक सेशन आपको मिलता रहे। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यूवीसी जो किरणें होती हैं पराबैंगनी, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 भागों में या उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। और यूवीसी जो सबसे अधिक हानिकारक होती है। ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा ही हो जाता है। सभी को पता है जीन परिवर्तन, पौधे की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र कम होना, शन वर्णन, ये सारे आपके प्रभाव पड़ते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण या आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस पर है? तो पश्चिम बंगाल पर होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों
बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? सभी को पता हम किसकी बात कर रहे हैं, डेसिबल, जिसे हम डीबी से यूनिट करते हैं। और 80 डेसिबल या इससे अधिक ध्वनि शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होती है। 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है श्रवण शक्ति के लिए, सामान्य की बात करेंगे। और 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद कहलाती है। और 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्र कष्टकारक मानी जाती है। कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो हीलियम आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं कहला जाएगी। क्यों नहीं? इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि करती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की साथियों। अगला प्रश्न है, ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम यानी सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला आपका हाइड्रोजन ही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित किया गया था। ओजोन दिवस 2016 की थीम ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय आ वर्ल्ड यूनाइटेड था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कहलाता है। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? सभी को पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिससे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। और कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसे हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और इस जहरीली गैस के रिसाव से लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किसमें सुधार लाना था? जल की गुणवत्ता में सुधार लाना था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि कहलाती है। वाहिनी ईंधन में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है, यानी CNG की बात करेंगे। गैसीय अपशिष्ट क्या है साथियों? तो सभी को पता है लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं ही गैसीय अपशिष्ट के श्रेणी पर आता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सभी को पता है CO2, N2, CH4, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन आपका CO नहीं। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। और ये प्रमुख 3 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस और मीथेन, जबकि CFC आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस नहीं आती, इसलिए आपका CO नहीं होगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो सभी को पता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कहलाता है। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन यानी CH4, यह एक ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख पर मानी जाती है। किस नदी का प्रदूषण के स्तर की यानी कि नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो BOD। और ये BOD क्या है आपको हम बता देते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे क्या होता है? नदी के जल के प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। विश्व ऊष्मायन के लिए कौन सा एक कारक है? सभी को पता है, क्या पता है? विश्व ऊष्मायन के लिए जो कारक है वाहनों से निकले गैसें हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो सभी को पता है परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणें में से पृथ्वी में कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो सभी को पता है ओजोन लेयर या ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? तो वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कौन जो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी ये वायु प्रदूषण के उदाहरण कहला जाएंगे। कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो वायु प्रदूषण विश्व ऊष्मायन का कारण माना जाता है।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? डेसिबल यानी कि डीबी डॉप्सन यूनिट से नापा जाता है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग करने के लिए रोकते हैं? तो प्लास्टिक के थैले का प्रयोग करने के लिए रोकते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होगा? प्रीति यहाँ पर एक अध्यापिका हैं, शिक्षिका के तौर पर हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना या प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित सामूहिक परियोजनाओं का कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित कर रहे जल और प्रदूषण वायु पर भाषण देना। तो देखिए सर्वाधिक प्रभाव जो है इन क्रियाकलापों का हो सकता है, किस पर हो सकता है? किस ऑप्शन से? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। समूह परियोजना ये आपको ध्यान देना है। कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? शहर के लोग की बात कर रहे हैं, तो शहर के लोग आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए इसके माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। सार्वजनिक मतलब सभी लोग जिस पर आ जा सकते हैं, यानी पर्सनल कम लेकर चलें। वायु प्रदूषण प्रकरण के पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होती है? तो वायु प्रदूषण के प्रकरण की बात करें और सबसे पद्धति उचित की बात करें, वह है कि विद्यार्थियों से यह कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करके हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, क्योंकि दिवाली के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा होता है। और सभी को पता है परीक्षा विशेष प्रदूषण रोग आपके एस्बेस्टस, आपका एस्बेस्टोसिस, पारामिनीमाता, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम, इटाई, आर्सेनिक आपका किससे होता है? ब्लैकफुट या मस्सा कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों पर अलग करती है। दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाली और अपघटित नहीं होने वाली, इन दोनों कूड़ों को इकट्ठा करती है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेजी खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? चूल्हे पर खाना बनाती है, ये आपको ध्यान देना है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक ही हो सकता, वह है कि ईंधन के जलने से उत्पादित जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जिसके कारण उसे तेजी से खांसी आ रही है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है साथियों? तो वह है नगरीकरण। वायु प्रदूषण का कारण क्या है साथियों? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण धुआं कहला जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? सभी को पता है CO2 का अवशोषण करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे नापने की इकाई है? तो डेसिबल की जब भी बात की जाती है तो ध्वनि का नाम शरोपर ही आ जाता है। कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बाकी ना कागज़ हो गए, ना कपड़ा, धातु, ये तीनों नहीं, लेकिन प्लास्टिक आपका पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। महासागरों में जल स्तर का वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना कहला जाएगा। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो वह ओजोन स्तर, ओजोन लेयर की बात करेंगे। यह रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो सभी को पता है सल्फर मिश्रित गैस एक ही हो सकती है। आपको किसकी बात कर रहे हैं? H2S की बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी के ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान पर वृद्धि होना। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत कौन सा कहलाएगा? तो ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत सौर ऊर्जा कहलाएगा, जो प्रदूषक पर नहीं आता है।
मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, किसका परिणाम है? तो मिनी माता रोग सभी को पता है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना क्या कहलाता है? इसी को ही हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल भी हुआ है। स्मॉग या धुंध किससे बनता है? तो धुआं और कोहरे से मिलकर स्मॉग और धुंध बनता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है, परावैंगनी किरणों को रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सभी पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं करता है? तो ऐसा स्रोत सौर ऊर्जा ही है जो पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता को कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। ये कथनानुसार ग्रेड सी का स्तर मतलब क्या होगा? ग्रेड सी का स्तर मतलब औसत दर्जे का प्रदूषित जल होना। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो जल जनित रोग हमारा अतिसार कहलाता है और इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। जल जनित रोग अतिसार या डायरिया आ जाए एक ही है। कौन जो है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो देखिए औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी, कृषि जनित, ये तीनों जल प्रदूषण का स्रोत है, लेकिन खनन अपशिष्ट आपका नहीं होगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंध नहीं है? तो नाइट्रोजन संबंध नहीं है, बाकी CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड संबंध रखती हैं। कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है? तो सभी को पता है वह हमारी गैस कौन सी होती है? ओजोन, जिसे हम O3 कहते हैं, जिसे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है ओजोन। कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, ये सभी को पता है ये सारे जैव अपघट्य पदार्थ आपके नहीं हैं, ये जैव अनपघट्य पदार्थ हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनको आसानी से नष्ट नहीं किया जाता, इसलिए जैव अपघट्य पदार्थ नहीं कहलाएंगे। जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट किया जा सकता है या आसानी से नष्ट हो सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहा है? तो मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि समुद्री तटीय इलाके में मैंग्रोव वन ही पाए जाते हैं या होते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सी रेडिएशन होता है? तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। BOD5 क्या है? सभी को पता है BOD5 क्या है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो BOD5 है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये एक मापन है और इसमें जल वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 यानी 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की यह इकाई कहलाती है। ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैराथन क्लास है, सारे टॉपिक कवर करना है। किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन में होती है? तो वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन पर होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन यानी O2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन में बंध बनाने की क्षमता होती है। लंदन धूम पाया जाता है, शीतकाल के सुबह के टाइम लंदन धूम पाया जाता है। जो आप देखते हो कि धूम कोयला होता है उसे ही लंदन धूम कहा जाता है। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इनमें से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रेविटी स्टेलिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, ये सारे जो हैं युक्ति प्रयोग की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो 1994 को यह आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को 1994 ईस्वी पर। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। कौन सा कारण बनता है? तो कैंसर भी हो सकता है, आँख में पानी गिरना और DNA विखंडन भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसे हम ब्रेन ट्यूमर की भी बात करते हैं तो ये भी आपका हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित करता है? लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है।
या बी और सी की बात करेंगे। देखिए लाउड स्पीकर के कारण तो होता है, लेकिन किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करने पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसलिए हमारा बी और सी यहाँ पर डी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी जिम्मेदार है, मीथेन CH4 भी है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो जीन आपके बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा पहचाना गया था। फ्यूरियर नाम आपको ध्यान देना है। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर साथियों 400 DU के नीचे जाने पर छिद्र की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर हम बी की बात करेंगे, सी बात करेंगे। 400 दी गई थी कि 400/2 दी गई थी? सभी कमेंट करें। तो सभी को पता है 400 ना देकर 400/2 यानी कि 200 DU पर दी गई थी। ये करेक्ट आंसर है, 200 DU। ठीक है, ओजोन की सांद्रता मापने की 200 DU यानी डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, तो इसे ओजोन क्षुद्र की संज्ञा दी जाती है। कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो HNO3 और H2SO4 इन दोनों पर अम्ल वर्षा में उपस्थित होती है। DDT क्या है? आपने नाम सुना होगा DDT। तो DDT क्या है साथियों? DDT एक अनअपघटनीय प्रदूषक है। यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किए जाने लगा और खेतों में इसे भारी प्रयोग से क्या होता है, मच्छर इसके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी आपका जो है रेसिस्टेंस हो जाते हैं और हो भी गए हैं। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1969 को अमेरिका पर स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान के लिए बढ़ाए गए उत्तर मानी जाती है? तो सभी को पता, सबसे ज़्यादा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड किसकी बात कर रहे हैं? CO2 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका शामिल है। कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो ऐसा जीवाणु जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है वह है दोस्तों कॉलीफॉर्म। नोट कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि से है? तो SO2 तथा NO2 के वृद्धि के कारण होता है। वायु प्रदूषण से नहीं होते। वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है? पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होता है। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं कहलाएगा। बाकी वाहन, उद्योग, धूल के कण ये तीनों कहला जाएंगे। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित चेरनोबिल दुर्घटना है। ये 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह घटित हुई थी। इस परमाणु दुर्घटना में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। कौन जो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो देखिए धुआं, कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी, चारकोल से निकलने वाली गैस, ये उपरोक्त सभी हमारे वायु प्रदूषण के एक उदाहरण कहला जाते हैं। कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तो CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी मानी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक माना जाता है? तो वह है ब्रायोफाइट, लाइकेंस की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है लाइकेंस अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक माना जाता है। लाइकेंस ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों या पेड़ों की छालों पर उगते हैं। सामान्यतः वर्षा इनके लिए पोषक का कार्य करते हैं। यदि वर्षा में वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा के रूप में पाई जाती हैं, लाइकेंस को हानि पहुंचाती हैं, इसलिए इनको सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के संकेत के रूप में लिया जाता है।
इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी मानी जाती है? तो ग्रीन हाउस गैस की जब भी बात करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैराथन क्लास चल रही है। कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो सभी को पता है आपके ये तीनों आपके सामान्यतः वायु प्रदूषक हैं, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका सामान्यतः वायु प्रदूषक की श्रेणी पर नहीं आता है। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक आपका सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है, जिसे हम SO2 के नाम से जानते हैं। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? मृदा तथा जल पर प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन से ईंधन में से क्या है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन ईंधन की बात कर रहे हैं। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है क्या? कौन उत्पन्न करता है? कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग या पैकेजिंग? तो सभी को पता हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से काम आता है? तो कौन आता है? लाइकेन की बात करेंगे। प्रदूषण सूचक के रूप में काम आने वाला आपका लाइकेन हो जाएगा। किस ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है, CFC ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। मोटर गाड़ियों को एग्जॉस्ट से निकलने वाली किन निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हम CO की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना जिसने किसको प्रभावित किया था? सभी को पता है वह लंदन को प्रभावित कर दिया था। 1952 के ग्रेट स्मॉग, जिसे बिग स्मॉग भी कहा जाता है, एक गंभीर वायु प्रदूषण घटना थी जिसने दिसंबर 1952 में लंदन को प्रभावित किया। यह 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चली। सरकारी चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार 4200 लोगों को धुंध के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी और मानव श्वसन तंत्र पर धुंध के प्रभाव से लगभग साथियों यहाँ पर 1 लाख अधिक बीमार भी हुए थे। स्मॉग किसका संयोजन है? तो धुआं और कोहरा का यह स्मॉग संयोजन कहलाता है। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय क्या है? वायुमंडल गैसों का या गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना ही ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय हो जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का खोज 1824 में जोसेफ फूरियर ने किया था और इसका प्रयोग 1858 में जॉन टिंडल ने किया था। तो खोज और प्रयोग ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। खोज किसने किया? जोसेफ फूरियर 1824 में, प्रयोग 1858 में जॉन टिंडल ने किया था। ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया से बनती है? तो ओजोन जो परत है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से बनती है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? वह दोस्तों आपकी CHIF2, जिसे हम क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं, यानी CHClF2 के नाम की बात करेंगे। क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन की बात करेंगे। ओजोन अणु का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन हमारे ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर आपका ओजोन बनता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? O3 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्नीफिकेशन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए आपका सुविदित है? वह विषैला पदार्थ कहलाता है पारा। तो दोस्तों ये आपको मैराथन क्लास कैसी लगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिस पर हम सारे कंसेप्ट करेंगे
अभी हमने 5 कंसेप्ट इस पर कवर किया, बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा होने था, इसलिए जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। जल्दी पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में सारे ऑल कंसेप्ट हम आपके कवर कर देंगे। तो वीडियो कैसे लगे, क्वेश्चन लगे, नीचे लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।